हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं कुछ जानकार लोगों के साथ। मकसद ये होता है कि कुछ गहराई से मालूमात हासिल हो सके और जिस तरह से गोदी मीडिया असल इशू से भटका करके रखता है, उससे जरा हट करके भी कुछ जानकारी हमारी आपकी जरा बढ़ती रहे, अपडेटेड रहे। इसलिए ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है और ऐसे जानकार लोगों से हम मिलने की कोशिश करते हैं जो देश को जोड़ करके रखने की बात करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात नहीं करते। हालांकि नफरत फैलाने वाले जो है वो लगता है कि वो मिलियंस में देखे जाते हैं, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं होती। हम पॉजिटिव काम ही करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं और मेडिकल साइंस से हालांकि उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन उसके बाद आप जो सोशल कामों में बिजी हैं, उसके अलावा बहुत सी किताबें लिखी हैं, दर्जनों किताबें लिखी हैं। आरएसएस पर खास नजर है, मुसलमानों का आजादी में क्या रोल रहा उस पर काफी, और नफरत कम करने के काम को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। आज जिन दो मुद्दों पर बात करेंगे, एक तो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची, यहां क्या कुछ हुआ। राहुल गांधी जी सारे नेताओं के अपने जो बुजुर्गों के समाधियों पर गए और उसमें खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर भी गए। कांग्रेस कह रही है ये बड़ा दिल है, बीजेपी कह रही है दिखावा है। ये इस पर बात करेंगे। और प्रज्ञा ठाकुर जो एक बड़े केस में, टेरर केस में मुजरिम हैं, उनका एक बयान आया है कि अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो हिंदुओं को सेल्फ डिफेंस का हक है और अपनी सब्जी काटने वाली छुरियां तेज कर करके रखो। ये एक बहुत ही भड़काने वाला बयान है। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आप अब से पहले कई बार भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर चुके हैं और आपने काफी उम्मीदें भी जताई हैं। अब ये यात्रा दिल्ली पहुंच गई और एक तरह से कल्मिनेशन तो हालांकि इसका होगा श्रीनगर में, लेकिन दिल्ली चूंकि राजधानी है, यहां बहुत कुछ हुआ, आप तक खबरें पहुंच रही होंगी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए काज़मी भाई, मुझे तो पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए और इतनी उदारता से मेरा परिचय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और भारत जोड़ो यात्रा का आपने सही कहा कि इसने बहुत बड़ी उम्मीदें जताई हैं, खास तौर से मेरे अंदर। तो देखिए, जैसे दक्षिण भारत में तो इस यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो इनकी आलोचना करने वाले पहले तो कहते थे कि भाई ये कोई ज़्यादा लोग आएंगे नहीं और ज्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लग गए और मीडिया के ब्लैकआउट के बावजूद इसका बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर हो रहा है, क्योंकि जो भी अभी सोशल मीडिया भले जो बाकी काम करे, पर इतना तो इस चीज को छुपाया नहीं जा सकता। जब लाखों लाख लोग इस यात्रा को देख रहे हैं और इसकी मजबूती को देख रहे हैं, इसके संदेश को देख रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात इस यात्रा की ये है कि इसमें बोलने के बदले सुनने की प्रक्रिया ज्यादा है। 4 घंटे 6 घंटे, और जिस यात्रा से रास्ते से जा रहे हैं, अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता आकर राहुल गांधी से और बाकी लोगों से अपना दुखड़ा, अपनी तकलीफें, अपने विचार बता रहे हैं। और उससे मुझे लग रहा है कि एक राहुल गांधी की खुद की जो समझ है देश के बारे में, देश के पॉलिटिक्स के बारे में, देश के अलग तबकों के समस्याओं के बारे में, वो उनके मन में बैठेगी। देखिए काज़मी भाई, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हुकूमत चलाते हैं या जो अपोजिशन में बैठते हैं, उनको लोगों की नब्ज का पता होना चाहिए। और मैं महात्मा गांधी को हम लोग इतना मानते हैं, एक सबसे बड़ी बात जो उनकी थी, बहुत सारी बड़ी बातें हैं, सबसे बड़ी बात थी वो देश की नब्ज को जानते थे। एक एक चीज में उनको देश के बारे में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको पहचान थी, क्योंकि उन्होंने भी इसी प्रकार से पूरे देश में भ्रमण किया, लोगों से मिलते रहे। और खैर, मन की बात बोलने वाले तो बहुत होते हैं जो रेडियो पर आकर लगातार अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर लोगों की बात सुन के
उसके आधार पे अपनी नीतियां बनाने वाले, अपने विचारों को बनाने वाले, अपनी विचारधारा को बनाने वाले, ये यात्रा की एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने जैसे सही कहा कि जो पूरे पिछले 2-3 साल में, 5 साल में, 8 साल में एक जो खराब माहौल खड़ा हुआ, उसका एक जवाब तो मिल गया कि देश में अच्छा माहौल भी संभव है। और मैं खास तौर से ये बात को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ कि इसमें समाज के दबे कुचले लोग, पीड़ित लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक, औरतें और वो सामाजिक संगठन जो इनके लिए काम करते हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण इसमें मिली है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो अभी तक उसको निराश करने के लिए कहा जाता था, अरे ये तो दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में आएंगे तो इनको दाल आटे का भाव समझ जाएगा। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश से चालू हुई तो रिस्पांस और बढ़ता गया, राजस्थान में गई रिस्पांस और बढ़ता गया, और दिल्ली में मेरे ख्याल तो इतनी बड़ी ठंड के बावजूद जो लोगों की संख्या थी वो हैरान करने देने वाली थी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मीडिया भले इसको उपेक्षित करते रहे, लोगों ने इसको स्वीकार किया है। नंबर 1, अब लोगों ने इसको इतना स्वीकार कर लिया है कि अब सरकार इसको रोके तो रोके कैसे? निगेटिव पब्लिसिटी कर रही है, मीडिया इसको इग्नोर कर रहा है, तो रोके कैसे? तो एक नया उन्होंने हथियार ढूंढ लिया कि भाई कोविड का खतरा बढ़ रहा है तो यात्रा को रोक देना चाहिए। अब कोविड के इससे तो देश 3 साल से जूझ रहा है, वैक्सीनेशन इन्होंने ही कहा बहुत सफलता से हो गया है, और जो अभी उतने केसेस पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो एक इसको रोकने का एक नया बहाना बनाया गया। और देश में बाकी जगह कदम लेने के बदले पहले राहुल गांधी को लेटर लिखा गया कि आप यात्रा रोक दीजिए। अब इसी दौरान हमने देखा इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, चुनाव की चीजें हर जगह हो रही है, और अपने उद्घाटन तो रोज होते हैं किसी न किसी चीज का, नल के पाइप का हो या एयरपोर्ट का हो, वो तो रोज होते रहते हैं, वो तो बड़ी संख्या में चल रहे हैं। तो उनको केवल एक ही दिखा कि वो राहुल गांधी की यात्रा को निशाना बनाए। अब पर इसमें राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लोगों ने, जो भी उनकी समझ है, उन्होंने कहा भाई आप ये हम हमारी यात्रा को रोकने के लिए कर रहे हैं, और ये बात लोगों में भी क्लियर हो गई। यानी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना का हवा फिर से क्यों खड़ा किया जा रहा है, वो लोगों के पास बिल्कुल स्पष्ट है। और राहुल गांधी ने भी, अभी तो 1 हफ्ते का ब्रेक है, उन्होंने कहा हमारी यात्रा जारी रहेगी। और दिल्ली की एक खास बात यह है कि दिल्ली में आने के बाद मीडिया को पहली बार इसको दखल देने की जरूरत पड़ी। मीडिया ने 2 कारणों से दखल दिया जिसने यात्रा की मदद की। पहले तो दिल्ली है, राजधानी है, मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग वहीं खड़ा है, तो उन्होंने इसकी दखल ली। और दूसरा फिर देखिए कि कोरोना उन्होंने खड़ा किया, तो कोरोना का इश्यू खड़ा करने के बाद मीडिया को इसको प्रेजेंट करना ही पड़ा। तो कहते हैं ना, इसकी आलोचना करने गए तो उनको बताना पड़ा, भाई अरे यात्रा चल रही है, उसमें इतने लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी, अभी तो बोल रहे थे भीड़ भाड़ नहीं है तो कोरोना के प्रिवेंशन की जरूरत वहां क्या है। अभी तक तो उनका दावा यही था ना कि इसमें ज्यादा लोग जुड़ नहीं रहे हैं। अगर ज्यादा लोग जुड़ नहीं रहे तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको तकलीफ क्या है, कोरोना का बंधन उन्हीं पे क्यों लगाना चाहते हैं? तो ये अभी पहली बार एक स्पष्टता से लोगों को 2 बातें पता चल गई कि आम जनता, खास तौर से शोषित पीड़ित लोग, सिविल सोसाइटी के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, ये क्लियर हो गया। दूसरा ये भी क्लियर हो गया कि ये सरकार उसको रोकना चाहती है, इसके लिए कोरोना का बहाना बना रही है, और उसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से दिया, जो अच्छी बात है। और यात्रा 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद फिर से चालू रहेगी। और तीसरी बात जो आपने ध्यान दिलाई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब दिल्ली में हमारे महापुरुषों की समाधियां हैं, गांधी से लेकर तो अटल बिहारी वाजपेयी, वो अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, पर सवाल ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी ये खुद नेहरू को बहुत मानते थे। ये बात जरा आप ख्याल कीजिएगा। आज जिस नेहरू पर इतने लांछन बनाए लगाए जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी मृत्यु के बाद जो स्पीच दी थी वो एक रिमार्केबल, उल्लेखनीय स्पीच है, और सबने उसको पढ़ना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी खास तौर से इस बात के कायल थे। एक घटना वो बताते हैं कि एक दिन उन्होंने पार्लियामेंट में नेहरू की पॉलिसीज की जमकर आलोचना की। ये ख्याल रखिएगा, जमकर उन्होंने आलोचना की, ये सरकार ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही, और वो एक प्रभावी वक्ता थे। शाम को एक सोशल मीटिंग में
नेहरू और उनके मुठभेड़ हो गई। तो अटल जी को लगा भाई ये तो नेहरू तो हमसे नाराज हो गए। वो बुला के कहते हैं अरे तुमने आज तो पार्लियामेंट में जबरदस्त स्पीच दी। तो वहां से जो नेहरू क्या व्यक्ति थे उसको अटल जी ने समझा, परखा और पहचाना। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का दिल कभी भी छोटा नहीं रहा है। वो अपने जो विरोधी हैं उनको भी इज्जत से पेश आई है। जो हमारी लोकतंत्र में तो ये होना चाहिए, आपके और मेरे विचार अलग है पर हम एक दूसरे की इज्जत करें। और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाके उन्होंने संदेश दिया कि हम किसी विचारधारा से निजी रूप से दुश्मनी नहीं रखते। किसी व्यक्ति ने अगर अच्छे काम किए हैं तो हम उसकी सराहना भी करेंगे। और खास तौर से अटल जी तो हमारे 3 बार प्रधानमंत्री रहे, आपको याद होगा। पहली बार 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, फिर 6 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो एक प्रधानमंत्री को, हमारे भारत के पुराने प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देना, इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं दिखती। पर इसमें इन सत्ताधारियों को गलत इसलिए दिखता है कि राहुल गांधी ने ये करके एक तो अपना बड़ा दिल दिखा दिया और देश के एक तबके को बता दिया कि मुझे किसी से पर्सनल वैर नहीं है। किसी ने अच्छा किया है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, तो उसकी बातों को नकारने के लिए वो इसकी भी आलोचना कर रहे हैं। तो लुभो ये है कि ये यात्रा अपने बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गई है। इसने देश के माहौल को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और वो कर रही है। जो एक लोगों में जो मैसेजिंग जा रही है कम्युनिटी में। तीसरा, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इन्होंने जो करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू का इमेज किया था वो तो अब चला गया। अब मैं कहीं कहीं देखता हूँ सर्वेज, तो अभी राहुल गांधी उसमें बहुत प्रभावी रूप से आ रहे हैं। और चौथा, आप देखिए, एक कोई निष्पक्ष व्यक्ति देखेगा कि एक व्यक्ति 100 दिन से चल रहा है, सुन रहा है लोगों की बात, बच्चों को प्रेम से गले लगा रहा है, किसी को टॉफी खिला रहा है, किसी को प्रेम से हाथ पकड़ के चल रहा है। तो ये बातें दिल को छूती हैं। आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के बावजूद आप लोगों को बुलाते हैं। आप बताऊं मैं आपको कि वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से साथ में चलते चलते बात करते हैं और वो देखते रहते हैं कि कौन खास तौर से है, तो उसको बुलाते हैं, सिक्योरिटी को बोलते हैं इनको आने दो, उनको गले लगाकर उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कम से कम। तो ये जो लोगों से उनका कनेक्शन बन रहा है ये अद्वितीय है। ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में आजादी के आंदोलन में जो देखने को मिला, गांधी के साथ, नेहरू के साथ, पटेल के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, उसके बाद पहली बार ऐसा कनेक्शन दिख रहा है। और दूसरी तरफ से कि भारत को जोड़ने की जो बात है वो रियल मैसेज जा रहा है इसमें। आप देखिए, इसमें कल मैंने एक उनका फोटो देखा, एक तरफ एक मौलाना साहब का हाथ पकड़े हुए, दूसरी तरफ से एक पादरी का हाथ पकड़े हुए, तीसरी जगह कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी किसी की दरगाह पे चले जाते हैं, कभी किसी चर्च पे चले जाते हैं। तो उनकी जो भी खुद को वो जो भी कहें, लोग जिस चीज को मानते हैं उसको आदर देना, ये लोगों को आदर देना होता है। तो लोग देख रहे हैं कि हमको भी आदर दिया जा रहा है। और एक बहुत, मुझे तो लग रहा है कि एक बहुत अच्छा मैसेज और वातावरण जो समाज में था 3 साल पहले, वो वातावरण में एक तब्दीली तो आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके कारण भी ये लोग छटपटा रहे हैं कि कैसे इसको बदनाम किया जाए, कैसे लोगों के मुंह पे मास्क लगाया जाए, कैसे यात्रा को रोका जाए। तो इनकी कोशिश है और ये भी बताती है कि यात्रा प्रभावशाली है। यात्रा प्रभावशाली है इसीलिए वो ये कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी राम पुनियानी जी, मैं अपने दर्शकों को 1-2 चीजें याद दिलाऊं। मैंने पिछले दिनों राहुल गांधी की मुलाकात रघुराम राजन के साथ एक इंटरव्यू की, इंटरेक्शन की शक्ल में देखा। उसमें महसूस किया कि बाकायदा वो कुछ चीजें समझना चाह रहे हैं और समझाना भी चाह रहे हैं, देश को समझ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं एक एक जिले को नजदीक से समझता हुआ चल रहा हूं कि कहां किस किस्म के लोग हैं, कहां क्या कारोबार है। एक मेच्योरिटी नजर आ रही है। और फिर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए कहा कि मैं अब बहुत कुछ सीख चुका हूं। तो वो एक मेच्योरिटी की बात राहुल गांधी में नजर आ रही है। जो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं राम पुनियानी जी, आपने अब से पहले बताया था कि ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, इसमें बहुत से एनजीओज और बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो शामिल हैं। अब दिल्ली में आते आते कुछ सियासी पार्टियों ने भी वहां उसमें शरीक होना शुरू किया है। और अभी खबर ये आ रही है कि जब वो यूपी में एंटर होंगे तो वहां
मायावती और अखिलेश और दूसरे कुछ नेता भी, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भी उसमें शामिल होने वाले हैं। क्या आपको इसमें 2024 की एक लार्जर यूनिफाइड अपोजिशन की तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, अभी तक अपोजिशन यूनिटी में जो एक रुकावट थी वो ये थी कि कोई एक सेंट्रल लीडर या सेंट्रल पार्टी जो बाकी सबको अपने साथ जोड़ सके, उसका कद लोगों की नजर में थोड़ा ऊंचा हो, ऐसा अभी तक मुझे लगता है नहीं था। ये यात्रा के कारण राहुल के कद में और कांग्रेस की पकड़ में एक इजाफा, एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो बाकी सियासी दल भी अगर अभी उनको दिख रहा है कि एक पार्टी है जो अपोजिशन को लीड कर सकती है, और उस पार्टी को लीड करके, कोलैबोरेट करके हम एक नया 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 सत्ता समीकरण, पावर इक्वेशन खड़ा कर सकते हैं। तो उसके कारण भी हो सकता है। और ये यात्रा का जो फॉल आउट है, जो संदेश है, वो इन सियासी पार्टियों को भी ठीक लग रहा है। तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसीलिए उठाई है, उसका ये है कि आगे आने वाले चुनावों पर मुझे लगता है इसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अभी तक सबसे बड़ी बात जो रही है वो ये है अपोजिशन यूनिटी में प्रोग्राम इवॉल्व करना, और एक स्टेचर का लीडर और पार्टी हो जो दिखे कि ये दूसरी पार्टियों से ऊपर है, वो अभी दिखना चालू हो गया है। और तीसरा, एक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोगों की बातों से उभर रहा है। अब ये पार्टियों के दफ्तर में बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हो रहा, यात्रा के माध्यम से जो बातें आ रही हैं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि लोग देख रहे हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई नफरत नहीं है, इसमें वो आर्थिक नीतियां हैं। देखिए, राहुल गांधी कॉरपोरेट को भी बहुत अटैक कर रहे हैं, बढ़ती हुई गरीबी के खिलाफ बोल रहे हैं, बेकारी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसानों की समस्याओं पर बोल रहे हैं। तो ये एक ऐसा इंडेक्स दूसरी पार्टियों को भी मिल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर अपोजिशन पार्टियां साथ में आ सकती हैं। और पिछले 8-9 साल से जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार की नीतियां आई, जिस नीतियों के चलते नोटबंदी आ गया, आज मूड आ गया नोटबंदी कर दिया, अभी मूड आ गया 8 बजे से कोरोना का लॉकआउट का 4 घंटे का नोटिस दे दिया। तो वो अभी अपोजिशन को दिख रहा है कि अगर उससे देश को बचाना है, उससे देश के लोगों को बचाना है, तो एक अल्टरनेटिव, एक विपक्ष खड़ा करने की उम्मीद है। इसीलिए मुझे लगता है कि यूपी में अखिलेश यादव, मायावती और सिविल सोसाइटी ग्रुप तो पहले से ही आ गए हैं, और ये लोग भी अगर आ गए तो मेरे ख्याल से वो सोने पे सुहागा होगा, और अपोजिशन यूनिटी के जो उम्मीद है वो पहले से बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, वाजपेयी जी का अभी जिक्र हुआ। वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में एक बहुत ही अहम एक मंत्री होते थे, अरुण शौरी साहब, जो बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस के बहुत लंबे अरसे तक एडिटर रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले एक बात कही थी, और आपके मुंबई शहर में ही कही थी, मुझे याद है, कि अपोजिशन को पिछली सारी इख्तलाफ भूल करके ही नहीं, फ्यूचर के बारे में भी भूल करके एक साथ हो जाना चाहिए, नहीं तो देश का बहुत बुरा होने वाला है। तो क्या ये वो बात जो एक बीजेपी का लीडर अपने ही पार्टी की हुकूमत के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा करने की बात कर रहा था, क्या वो वक्त आ गया? देखिए, अरुण शौरी तो वैसे एक स्वतंत्र पत्रकार रहे हैं, और भाजपा में जो आए थे वो ज्यादातर तो अटल बिहारी वाजपेयी की साथ उनका जो नजदीकी थी, और उनका जो कद था, वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव थे, और बाकी चीजों के कारण वो उसके कारण, भले उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ, पर वो एक बात तो डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में शायद संवेदनशील हैं, इसीलिए उन्होंने कई सालों से ये बात कहना शुरू कर दी है। क्योंकि देखिए, वाजपेयी की मंत्रिमंडल में वो थे, पर मोदी सरकार आई तो मोदी ने उनको नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने थोड़ी बहुत आलोचना सरकार की करना चालू कर दी थी, और मेनली डेमोक्रेसी के ग्राउंड पे, लोकतंत्र के ग्राउंड पे, कि ये सरकार लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। और शौरी की ये बात बिल्कुल सही है कि भविष्य के बारे में भी अगर सोचें तो अपोजिशन यूनिटी एक वो चीज है जिसके बगैर देश का लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। और देश के लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए
रूलिंग पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टी का भी मजबूत होना उतना जरूरी है। तो अरुण शौरी साहब जो कह रहे हैं वो इससे एक मिलती जुलती बात है। और वो तो पूरा कोई आरएसएस बैकग्राउंड के हैं नहीं, वो तो अपने राजनीतिक विचारों से भाजपा के क्लोज आए थे। जो भी हो, मैं उनके बहुत सारे विचारों से असहमति रखता हूँ, पर लोकतंत्र के बारे में, सिविल लिबर्टीज के बारे में उनके जो विचार हैं, पहले उन्होंने जो रखे थे, पीयूसीएल में वो थे थोड़े दिन के लिए, तो वो अभी उनका वही चेतना जागृत हो रही है जब उन्होंने खास तौर से डायरेक्टली देखा है कि अगर भाजपा मेजॉरिटी में आई तो सत्ता किस प्रकार से चलती है, लोकतंत्र किस प्रकार से कमजोर होता है। तो उसके रिस्पॉन्स में शौरी की इस बात को देखना चाहिए जो वो अपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं। जी जी। अब मैं चलता हूं दूसरी खबर की तरफ। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बहुत ही एक बयान दिया है कि घरों में छुरियां तेज रखिए, अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो सेल्फ डिफेंस का हक है। ये क्या कर्नाटक में जाकर के ये बयान दिया है? ये भोपाल की एमपी हैं बीजेपी की, और ये वही एमपी हैं जिन्होंने गांधी जी के बारे में जब कुछ कहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या है? क्या इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है कुछ वक्त के लिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए? क्या कुछ है? देखिए, आपने ये जो इतना बड़ा हिंदू राष्ट्रवाद का जो परिवार है वो अलग अलग काम करता रहता है एक ही टाइम पर। एक लोग बोलेंगे प्यार से रहो, आप सब हम सब हिंदू हैं, संविधान को मानते हैं। दूसरी तरफ से इनका जो, इनको पहले ल्यूनेटिक फ्रिंज, यानी ये भाई ये वो है जिसको हम नहीं मानते, पर वो भी उनका भाग है। अभी आपने देखा होगा इनके इतने सारे साधु साध्वी, खास तौर से साधु साध्वी, वो ज्यादा नफरत की बातें करते हैं। और हुआ ये है कि उनको पता है कि वो जितनी नफरत की बात करेंगे उनका ओहदा इतना ऊपर होगा। वो उसमें से कई लोग तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वाले भी। तो ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ये इनकी योजना का भाग है कि एक भाग रहे जो नफरत की बातें करता रहे, खास तौर से नफरत फैलाए। और प्रधानमंत्री जी बोले मैं इनको दिल से माफ नहीं करूंगा, पर दिल से माफ नहीं करने का वो भी एक बोलने की बात है। आपने माफ नहीं किया, क्या किया? वो एमपी हैं, पार्टी में हैं, उनको कई कमेटीज में रखा जाता है, तो आप माफ नहीं किया, इन्हें क्या किया? आप तो उनको स्वीकृति दे रहे हैं। अब इतने बड़े बयान के बाद, क्योंकि ये बयान गैर कानूनी है, नफरत फैलाने वाला है, केस होना चाहिए, पर ये तो अभी अभी है। इनकी कितनी सारी धर्म संसदों में कितने सारे साधु साध्वी, खासतौर से वो भगवा कपड़ा भी पहन लेते हैं, वो कानून से बचा लेता है उनको। तो उस प्रज्ञा सिंह पे भी ठाकुर लागू होता है। वो तो खैर मालेगांव के ब्लास्ट में एक्यूज रही हैं, उसके बाद अभी तो बेल पे हैं, मेडिकल बेल पे हैं। उनके कई क्लिप्स अलग अलग प्रकार के आए थे। और जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसकी वो भाषा बोलती हैं। तो आपको याद होगा उन्होंने गांधी के बारे में भी कहा था, गोडसे के बारे में कहा था कि गोडसे ये तो हमारे राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे, ये उनका क्लासिकल स्टेटमेंट है। तो उनकी विचारधारा तो स्पष्ट है और उनकी पार्टी भी जानती है कि इनकी ये विचारधारा है, और उसके बावजूद वो उसको पार्टी में रखती है। मतलब क्या है कि पार्टी चाहती है कि कुछ लोग ऐसे नफरत के बयान देते रहे जिससे समाज का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बनता रहे। और वो अकेली नहीं है, इस प्रकार के कितने धर्म संसदें हुई हैं जिसमें और भी नफरत की बातें की गई है, किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये जो खतरनाक प्रकार के वाक्य हैं, मेरे ख्याल से, मैंने तो ज्यादा कानून जानता नहीं, पर 153A नफरत फैलाने वाली जो स्टेटमेंट बयान होते हैं, इसमें मैं सीरियस नहीं हूँ, मुझे क्लॉज नहीं पता, पर संविधान में प्रावधान है कि जो भी नफरत फैलाए उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पर ये सब लोग देखते हैं हम जितनी नफरत फैलाते हैं ज्यादा, उतना हमारा तरक्की हो जाती है। तो वो कभी केंद्र का मिनिस्टर हो या वो दूसरे कपिल शर्मा जैसे लोग हों, ये तो लगातार उनका काम है। अभी इसकी एक स्टेप आगे लेकर कर्नाटका में चुनाव आने वाले हैं, तो वहां इस प्रकार से प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी इस प्रकार के बयान दे रही है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि नफरत की बातों को हम कैसे बंद करें। और अभी देखिए दूसरी बात, देखिए एक तरफ कोशिश चालू है भारत जोड़ो की, और दूसरी तरफ ये भारत तोड़ने वाली जो बात है उसके बयान बनाए जा रहे हैं। और सरकार
इसको चुपचाप देखती है, पार्टी उनको बड़ा पद दे देगी। ये तीसरी बात है ना। अब देखिए अनुराग ठाकुर जो थे, दिल्ली के दंगों के पहले उन्होंने वो गोली मारो वाला बयान दिया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उससे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे तो कई, एक कोई साक्षी महाराज उनके हैं, वो भी बहुत इसमें लगे रहते हैं। तो उनके नाम गिराने में भी कोई बहुत सारे हो सकता है, पर ये मेरे ख्याल से हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जो देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मुसलमान इतनी सदियों से प्रेम मोहब्बत से मिलकर रहते आए हैं, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको भी आजकल ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी सूफी परंपरा है, भक्ति परंपरा के बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, सूफी परंपरा को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत कठिन मोड़ है। और एक तरफ से जिस प्रकार का बयान प्रज्ञा सिंह देती है, दूसरी प्रकार से इनके जो लेखक विचारक वो सूफी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। वो यहाँ का जो इतिहास है हमारा हिंदू मुसलमान मेल जोल का, इसमें अकबर मानसिंह का, औरंगजेब जयसिंह का, वो इतिहास को वो एक खतरनाक मोड़ पर ले जाकर बड़ी बड़ी किताबें पब्लिश कर रहे हैं। तो उनके तो काम बहुत तेजी से है, और उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे। कई बार डर लगता है कि हमारा जो कोशिश है वो ऊंट के मुंह में जीरे के जैसी है। फिर भी लगता है ठीक है भाई, हम कम से कम वो चिड़िया तो बनेंगे, अपने चोंच में पानी रख कर ले जा रही है जंगल की आग बुझाने। इतना खराब माहौल कभी कभी लगता है। तो फिर भी ठीक है, आपके जैसे चैनल आए हैं, आपके जैसे दोस्त लोग आए हैं जो इन अच्छी बातों को समाज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो ना हो, उम्मीद रखना चाहिए। और इतने खतरनाक दौर में भी जहाँ ये साधु साध्वी, अब आप देखिए हिंदू समाज में साध्वी और साधु को बहुत महत्व दिया जाता है, और उसी में वो इतने नफरत भरे बयान देंगे तो उसका तो बहुत खराब इम्पैक्ट होगा समाज पे। और केवल मैं दिल से माफ नहीं करूंगा ये प्रकार का बयान देना और कुछ एक्शन न लेना, ये बताता है कि ये केवल बयान ही है, इसमें कोई गहराई नहीं है। तो नहीं तो इस प्रकार का बयान कोई मुसलमान अगर देता तो आज वो अंदर होता। ये हमारे बताता है कि हमारे समाज में ध्रुवीकरण कितना खतरनाक रूप से गया है, और इसको रोकने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसमें सब सोचने वालों ने साथ में आकर नफरत की छोड़ो, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, ये एक्चुअली पूरा नारा है, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी। आपने दो तीन चीजें बताई, साध्वी और साधु नफरत फैला रहे हैं, हालांकि इनका काम मोहब्बत फैलाने का था। धर्म को अगर आप बता रहे हैं तो आप अपने ही धर्म को एक नफरत की शक्ल में अगर पेश कर रहे हैं, तो जो बाहर से दूर से देखने वाला होगा वो शायद उस धर्म से नफरत करने लगे जो लोग नफरत की बात करते हैं। बहुत बड़ा नुकसान खुद हिंदू धर्म का इसमें हो रहा है। मतलब मैं तो इस तरह से देख रहा हूं, अगर कोई भी मौलवी मुल्ला नफरत की बात करे तो जाहिर है इस्लाम बदनाम होता है, इस्लाम से नफरत लोगों को होने लगती है। इसी तरह से हिंदू अगर साधु साध्वी इस किस्म की बात करें नफरत की, तो इसका नुकसान ही होगा। एक बात जो आपने कही कि इस वक्त भारत जोड़ने वाले और भारत तोड़ने वालों के बीच में एक तरह से टकराव है, कोशिश है, और देखते हैं कौन कामयाब होगा। बहरहाल हम लोग छोटे ही प्लेटफॉर्म सही, लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहें। अब कम से कम एक बात तो महसूस होने लगी है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ लोग जुड़ रहे हैं और भारत जुड़ रहा है। इससे वो लोग जरूर परेशान हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।